ये मैं पहले बोल दूँ, ये राजस्थान बोर्ड के PYQs हैं। हमने इनकी PDF बना दी है, ठीक है। और डे बाय डे हम इनको डेली एक एक चैप्टर को हम कोशिश करेंगे कवर करने की, क्योंकि हमें डेटा भी तैयार करना है यार, ठीक है। और आई होप आपका आज राजस्थान बोर्ड के 10th के बच्चों का पेपर था। आवाज़ नहीं आ रही है? हेलो, तो आनी चाहिए यार। स्ट्रीम हेल्थ एक्सेलेंट आ रही है, अब चेक कीजिए। हेलो, हम कोशिश करेंगे कवर करने की, ठीक है। और आई होप आप आ रही है, आवाज़ आ रही है। थैंक यू फॉर योर रिव्यू, ठीक है। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि आज राजस्थान बोर्ड में जो कक्षा 10 के छात्र थे उनका इंग्लिश का पेपर था। तो इट वाज आई थिंक इजी पेपर, मैंने देखा नहीं अभी तक। RBSEs के जो मतलब राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, एक्चुअली वो BSER है, मुझे तो पता ही नहीं था। चलो कोई नहीं, अब पता पड़ गया, चलो आगे जाने देते हैं। तो इनका इंग्लिश का पेपर था और आई थिंक कल शिवरात्रि है, ठीक है। तो कल महाकाल का नाम लेकर के परसों आप सभी लोग, ये क्या लिखा है, क्या पता, सिस्टम में कुछ डाकर है, दिक्कत है क्या है, कोई नहीं, चलो इधर ध्यान देते हैं अपन। तो कल शिवरात्रि है, आप सभी को बहुत ही स्टार्टिंग में ही एडवांस में आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। और ये अच्छा रहे आपका पर्व त्यौहार, अच्छा मनाएं आप लोग, ठीक है। पूजा प्रार्थना करते रहिए। और इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। तो परसों फिज़िक्स का भी पेपर है राजस्थान बोर्ड का, ठीक है, और इजी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोई आप तैयारी कीजिए अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। और ठीक है, ये PYQs हैं। द D&F ब्लॉक एलिमेंट्स, चैप्टर नंबर 4, हिंदी मीडियम में मैं बोल देता हूँ, है ना। जो D ब्लॉक हिंदी मीडियम का है मेनली, ये D ब्लॉक व F ब्लॉक के जो टॉपिक हैं या PYQs हैं राजस्थान बोर्ड में जो पूछे गए हैं, उनके लिए यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर आगे देखते हैं। सबसे पहला सवाल इंग्लिश में है, मैं हिंदी कर दूंगा, इसकी हिंदी PDF भी है, लेकिन वो एक साथ हमारे लिए भी स्क्रॉलिंग में दिक्कत आएगी काफ़ी। सो मैंने एक पे ही करना सही समझा फ़िलहाल के लिए। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हियर, मतलब पहला प्रश्न है आपका, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको कि जिंक और कैडमियम जो है, ठीक है, जिंक कैडमियम एंड Hg आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, गिव रीजन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सवाल बहुत सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा है कि जो आपका जिंक है, यानी जिसको हिंदी में हम बोलते हैं बेटा जस्ता, क्या बोलते हैं, जस्ता, ठीक है। CD कैडमियम ही है, इसको कैडमियम से ही लिखा जाएगा हिंदी में भी। और Hg यानी पारा, इसको शुद्ध में पारद भी कहते हैं, और पारा यानी मर्क्यूरी, ठीक है। इनको आप ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब होता है बेटा संक्रमण तत्व, ठीक है। क्यों नहीं माना जाता, ये सीधा सवाल है कि जिंक, कैडमियम और ये अपना क्या बोलते हैं मर्क्यूरी जो होता है, इनको आप लोग संक्रमण तत्व नहीं मानते हो, ठीक है। इसका कारण पूछा गया है, गिव रीजन करके यहाँ पे पूछा गया आप लोगों से, ठीक है। सो यहाँ पर इसका कारण बहुत सिंपल है। कारण ये है कि सबसे पहले आपको समझना होगा, देखो D ब्लॉक तत्व जो होते हैं, जो D ब्लॉक के तत्व हैं, और यहाँ पर इसको मैं अगर लिखूँ संक्रमण तत्व यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो इनकी जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन क्या बोलती है, D ब्लॉक क्या है, जो हर वो तत्व जो D ब्लॉक में आ रहा हो वो आपका D ब्लॉक कहलाएगा, ठीक है। आई एम इन 9th, क्या बात है बेटा, 9th में हो गया, 9 ही लिखा है, ठीक है, चलो बढ़िया है। क्या बात है।
ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है? ये बच्चा किसका खो गया यार? चलो इधर ध्यान देते हैं, संक्रमण तत्व की बात करेंगे जिनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। तो व्हाट इट इज़, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं। डी ब्लॉक और संक्रमण तत्व में एक छोटा सा मेजर डिफरेंस ये है कि डी ब्लॉक में आप हर आने वाले तत्व को हम डी ब्लॉक तत्व बोलते हैं, डी ब्लॉक के अंदर आने वाले हर एलिमेंट को, ठीक है। लेकिन बाद में इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कैटेगरी में दिया गया IUPAC के द्वारा, जिनको हम संक्रमण तत्व बोलते हैं। एक्चुअली में क्या है, अगर आप पीरियोडिक टेबल देखोगे सो दैट विल बी लाइक, वो कुछ ऐसी यूँ दिखती है आपको, ठीक है, ये आई यूँ, और इसमें एक बाहर की तरफ एक F ब्लॉक रहता है, ठीक है। मैं भी केवल शेप दे रहा हूँ आप लोगों को, यहाँ पर सामने एक क्विक बता देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो होता है, ये वाला सेक्शन, इसको हम बोलते हैं S ब्लॉक, ठीक है। और ये जो है ये आपका ये होता है बीच में डी ब्लॉक। एक्चुअली डी ब्लॉक क्या होता है बेटा, असलियत में डी ब्लॉक जो है वो एक ब्रिज की तरह काम करता है। कैसे? वो S ब्लॉक से P ब्लॉक के बीच में एक ब्रिज की तरह कार्य कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, जिनको हम पुलिया वाली बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। पुल की तरह काम करता है S ब्लॉक और P ब्लॉक के मध्य। तो P ब्लॉक जो है यहाँ पर, ये आया यहाँ पर P ब्लॉक, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर क्या चल रहा है कि S और P की बात चल रही है। तो S जो होता है वो कौन होते हैं? वो होते हैं बेटा आपके मेटल्स, ठीक है, यानी धातु, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं भू क्षारीय धातु, ठीक है। P ब्लॉक जो होते हैं वो आपके कौन होते हैं? ध्यान से सुनिएगा। P ब्लॉक में आपके इधर आपको या पता है हीलियम वगैरह करके जो अपने आदर्श गैसें वगैरह सब आती है वो आ जाती है यहाँ पे। सो जो P ब्लॉक है, P ब्लॉक में आपके आते हैं नॉन मेटल्स, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं अधातु। सो धातु से अधातु के बीच का जो ट्रांजिशन है वो हो रहा है यहाँ पे, और वो ट्रांजिशन कराने में आपको ब्रिज एलिमेंट्स जो होते हैं, ब्रिज वाले जो तत्व होते हैं, उनको बीच में रखा गया है यहाँ पे, इसलिए उनका नाम मतलब उनको ट्रांजिशन बोल दिया गया, ठीक है। एक तरीका ये है। दूसरा जो IUPAC ने एक पर्सनल एक मतलब कंप्लीट डेफिनेशन दी, वो ये बोली कि हर वो तत्व जिसका डी कक्षक क्या होना चाहिए बेटा? आधा भरा हुआ। एक्चुअली में ये शब्द नहीं है, आपको यहाँ पे लिखना है बेटा अर्धपूरित हो, ठीक है। आधा भरा हुआ मतलब क्या हो गया, उसको आप शुद्ध वहाँ पे लिख के आओगे तो आपको लिखना है अर्धपूरित हो, ठीक है। इसके बाद में आप यहाँ देखोगे जिसका डी कक्षक क्या हो बेटा? अर्धपूरित हो, चाहे उसकी जो ग्राउंड स्टेट होती है, ठीक है, या उत्तेजित अवस्था में, या आप क्या बोल सकते हो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है, यानी ऑक्सीकरण संख्या, है ना। मैं इसको रब कर देता हूँ, कहाँ गया, इंग्लिश में लिख देता, ठीक है। इधर देखते हैं, या ऑक्सीकरण अवस्था में, ठीक है। मतलब डी ब्लॉक तत्व तो सब है, डी ब्लॉक तत्व तो यहाँ पे जिंक भी है, कैडमियम भी है और मर्क्यूरी भी है, ओके। सो ये तीनों डी ब्लॉक तो हैं, लेकिन ये संक्रमण तत्व नहीं है। क्वेश्चन भी आप देखेंगे ध्यान से तो उसने ट्रांजिशन एलिमेंट यहाँ पर काम में लिया है वर्ड, वो कभी भी डी ब्लॉक वाला सवाल आपके सामने नहीं देखेगा यहाँ पे। ये ट्रांजिशन वर्ड काम में लिया है इन लोगों ने, है ना। तो हिंदी में इसको संक्रमण तत्व की तरह वो आपके सामने पेश करेंगे। कभी भी वो ये नहीं पूछेंगे कि ये डी ब्लॉक के तत्व है या नहीं है, वो डेफिनेटली डी ब्लॉक के तत्व है, लेकिन डी ब्लॉक के अंदर उनको संक्रमण तत्व नहीं बोला जा रहा। क्यों नहीं बोला जा रहा? क्योंकि संक्रमण तत्व की परिभाषा क्या होती है कि प्रत्येक तत्व जिसका डी कक्षक क्या हो? अर्धपूरित हो, चाहे वो तो उसकी ग्राउंड स्टेट हो, जमीनी मतलब जब वो उत्तेजित ना हो उस अवस्था में हो, या फिर वो उत्तेजित अवस्था में चल जाए या ऑक्सीकरण अवस्था में चला जाए, मतलब किसी भी अवस्था में कैसे भी करके एक बार वो बस अपना डी कक्षक को क्या कर ले? अधूरा भर ले, यानी उनका जो डी है ना वो 1 हो और 1 से 9 तक चल जाए।
डी में हमें पता है बेटा, डी जो होता है वो 10 तक 10 इलेक्ट्रॉन उसके अंदर भरे जाते हैं और उसमें 5 कक्षक होते हैं ना, ये हमें पता है। सो पूरे के पूरे 5 कक्षक भरने नहीं है, मतलब वो फुलफिल नहीं हो, पूरे के पूरे 5 ऑर्बिटल्स जो हैं वो भरने नहीं चाहिए डी के, ठीक है। सो अगर वो भर जाएंगे सो वो डेफिनेटली तब उस केस में आपका क्या बोलते हैं इसको, संक्रमण तत्व नहीं रह जाएगा, यानी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं रह जाएगा। ये डेफिनेशन यहाँ पर आपको याद रखनी है। और अगर हम उस डेफिनेशन को यहाँ पे फॉलो करते हैं, उस डेफिनेशन का हम फॉलो अप करते हैं, तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है, ठीक है, हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी, ठीक है। जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी। जिंक जो है बेटा वो 3D सीरीज़ का अंतिम तत्व है, 3D श्रेणी जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद कैडमियम जो है वो 4D श्रेणी का अंतिम तत्व है, सीरीज़ को श्रेणी में बोलते हैं, ठीक है। और Hg जो है वो डेफिनेटली आपका 5D सीरीज यानी 5D श्रेणी का अंतिम तत्व है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ये 3 तत्व हमारे सामने हैं, जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी। अब इनकी यहाँ पर हम जनरल कॉन्फ़िगरेशन में आपको बता दूं, यहाँ पर सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की यहाँ पे बात चल रही है। अब सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो क्या है, यहाँ पे देखना है इधर, वो होता है नॉर्मली NS 1 से 2 n-1 d 1 to 10, ठीक है। तो ये फॉलो अप होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 3D सीरीज़ की बात चल रही है ना, अब 3D लाना है। अगर मैं इस फॉर्मूले में देखो, यहाँ पे मुझे यहाँ पे 3D लाना है, तो मैं n-1 बराबर कैसे भी करके 3 लेके आऊँगा। सो व्हाट विल, यहाँ पे वैल्यू क्या होगी n की बेटा, 4 आ जाएगी, यानी n बराबर यहाँ पे जब मैं 4 रखूँगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन तैयार होगा। अब मुझे आना चाहिए कि जिंक जो है वो कितने पे आता है बेटा, 30 पे आता है, ठीक है। तो 30 पे आएगा तो हम यहाँ लिख देंगे, देखो इधर इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या बनेगा, यहाँ पर 4s2 3d10, एंड सिमिलरली यहाँ क्या बन जाएगा 5s2 4d10, और सिमिलरली यहाँ क्या बन जाएगा 6s2 5d10, ठीक है। और अगर मैं इनको एक्साइटेड स्टेट में देखूँ, यानी इनकी उत्तेजित अवस्था में भी देखूँ, एक्साइटेड स्टेट बोले तो उत्तेजित अवस्था में भी देखूं, तो क्या होगा, यहाँ पर ये सब के सब लोग खास बात क्या है, ये सब लोग +2 की स्टेट दिखाते हैं। जिंक +2 चलता है, कैडमियम +2 चलता है, Hg +2 में चलता है, चीज़ समझ में आई। तो ये हर कोई जो है ये +2 की स्टेट में ही चल रहे हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलेगा, +2 का मतलब प्लस चार्ज आने का मतलब कैटायन बना, यानी धनायन बना। धनायन कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ से निकल के गया होगा, वो S से निकल के जाएगा, आउटर मोस्ट से जाता है बेटा, ध्यान रखना। भले ही ये यहाँ पे D है, आएगा लास्ट में D में। अंतिम इलेक्ट्रॉन D ब्लॉक के तत्व, मतलब D ब्लॉक कौन होते हैं बेटा, जिनमें आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश करता हो, D कक्षक के अंदर प्रवेश करता हो, उनको हम क्या बोल देते हैं, D ब्लॉक तत्व बोलते हैं। और जिनका जो D शेल है यानी D कक्षक है वो अधूरा भरा हुआ हो, वो क्या भरा हुआ होना चाहिए बेटा, अधूरा भरा हुआ होना चाहिए, ठीक है। ये इनकी डेफिनेशन थी। तो उस अकॉर्डिंग आप लिख के आओगे कि जिंक, कैडमियम और Hg, इन तीनों का सामान्य अवस्था में कॉन्फ़िगरेशन ये होता है, सामान्य अवस्था में जनरल कॉन्फ़िगरेशन ये होता है। और अगर हम चाहे तो इनको उत्तेजित अवस्था में भी देखें, या फिर इनके हम कोई सी भी ऑक्सीकरण अवस्था निकालें, कोई सी भी ऑक्सीकरण अवस्था अगर हम ज्ञात करना चाहें, तो उस केस में सुनना ध्यान से ना, उस केस में भी ये इनका D कभी भी अधूरा रहेगा ही नहीं। एक्चुअली में देखो, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, पीछे क्या बचा 3d10, फिर 2 निकल गए यहाँ से कैडमियम से, तब भी क्या बचा 4d10, और जब यहाँ से भी 2 निकल गए तो पीछे क्या बचा बेटा 5d10। तो कहीं पर भी इनका D कक्षक जो है वो अधूरा नहीं है, ठीक है। और अधूरा नहीं होने के कारण इसको हम क्या बोल देते हैं, इनको हम D ब्लॉक के तत्व तो मानते हैं, हम इनको D ब्लॉक का तत्व जरूर कहते हैं, D ब्लॉक तत्व, यानी ये D ब्लॉक एलिमेंट्स तो हैं, लेकिन बट, है ना, बट क्योंकि इनका D सबशेल यानी D कक्षक पूर्ण रूप से भरा हुआ रहता है, ठीक है, इनका D
जो है वो पूरा भरा हुआ रहता है, तो इसलिए क्या होगा, नमस्ते रौनक रौनक 5D10, ठीक है। तो इनका जो डी जो है वो पूरा भरा हुआ रहता है, और वो हम चाहे कोई सी अवस्था में चले जाए, ऑक्सीकरण अवस्था देख ले, सामान्य अवस्था देख ले, है ना, या उत्तेजित अवस्था देख ले, तो इनका जो मतलब उत्तेजित अवस्था, उसमें भी इनका डी कक्षक खाली नहीं होता। अगर वो खाली हो जाता तो ये बन जाते, लेकिन नहीं होता, इसलिए ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी संक्रमण अवस्था की गिनती में नहीं आते, गिनती में नहीं आते। चीज़ समझ में आ गई? इतनी सी सिंपल सी चीज़ थी। आगे ध्यान देते हैं, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। आरबीएससी जो है वो नॉर्मली रिपीट नहीं करती, लेकिन ये क्वेश्चन आप देखेंगे 2013 में पूछा जा चुका था। ये क्वेश्चन आपको 2013 में दिख जाएगा, ठीक है। और ये बहुत ही मतलब फेवरेट क्वेश्चन है, हर बोर्ड्स में आ जाता है कई बार, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं बेटा, व्हाट इज़ द शेप ऑफ क्रोमेट आयन। क्रोमेट आयन की जो संरचना है, ठीक है, यानी शेप पूछी यहाँ पे, बोले तो ज्यामिति, ज्यामिति पूछी गई है किसकी, क्रोमेट के आयन की ज्यामिति पूछी गई है, और उसकी संरचना पूछी गई है। बना के दो, 1 नंबर का क्वेश्चन था ये, 2013 में ही पूछा गया था। देखो 2013 में पुराना सिलेबस था डेफिनेटली, तो यहाँ पर भी हम कोशिश करते हैं। देखो ये भी इजी है, मतलब बहुत ऐसे सवाल पूछते हैं जो ऑब्वियस होंगे, या फिर जिनके आप एक्सपेक्ट नहीं कर पाओगे कि इतना सीधा पूछ लेंगे क्या। तो आपको मैं बता दूं, पहले आपको फॉर्मूला आना चाहिए बेटा क्रोमेट आयन का। 2 होते हैं, एक तो होता है क्रोमेट और एक होता है आपका डाइक्रोमेट। अब क्रोमेट जो होता है वो होता है CrO4 2-, और जो आपका डाइक्रोमेट आयन होता है वो होता है Cr2O7, इस पूरे के ऊपर 2-। ओके, ठीक है। आगे ध्यान देते हैं यहाँ पर। अब इनकी संरचना की बात कर लेते हैं। देखो क्रोमेट आयन की जो संरचना होती है वो होती है बेटा टेट्राहेड्रल, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यानी चतुष्फलकीय है। क्या होती है बेटा, चतुष्फलकीय, 4 फलक होते हैं उसके, ठीक है। यानी वो कैसा दिखेगा, देखो बीच में आप बनाओ Cr, बीच में आप क्या बनाओगे बेटा, Cr बनाओगे, और यहाँ पर 4 ऑक्सीजन हमें देने हैं, टेट्राहेड्रल शेप में देंगे, है ना, यूं, इस पे माइनस। जब ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाता है तो उसके ऊपर माइनस बनाता है, और जब ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है तो उसके ऊपर क्या बोलते हैं कि 0 चार्ज आता है, ठीक है। सो ये एक सिंपल सा आपके सामने स्ट्रक्चर रेडी हो गया। ये होता है आपका क्रोमेट का। और थोड़ा सा यहाँ पे डाइक्रोमेट का भी देख लीजिए, पूछा जा सकता है, अच्छा सवाल है। इसमें क्या है, देखो 2 क्रोमियम लेने, तो हम 2 क्रोमियम लेंगे। अब इनमें देखो सेम होता ये भी क्या है, ये होता है द्विचतुष्फलकीय, यानी 2 चतुष्फलकीय संरचनाएं जुड़ी हुई होती है। यानी अगर मैं बात करूं तो इनको हम बोलेंगे डबल टेट्राहेड्रल, यानी 2 टेट्राहेड्रल संरचनाएं जो है वो जुड़ी हुई होती है। वो कैसे जुड़ती है वो देखते हैं इधर। यहाँ पे बीच में ऑक्सीजन एक ब्रिज की तरह काम करता है। ऑक्सीजन कैसे काम करेगा, एक ब्रिज की तरह काम करता है, ठीक है। और यहाँ पर ये कुछ यूँ जुड़ेगा, ठीक है। कितने हो गए, 1 2 3, है ना। अपने को कितने करने हैं, 7 करने हैं, तो 3 इसके पास दो, सॉरी कहाँ गया इरेजर, कहाँ है, ये रहा। अरे ठीक है, यहाँ क्या आएगा, ऑक्सीजन बनाया, यहाँ पे भी हम यही करेंगे, ठीक है। सो ये यहाँ पर आपका डाइक्रोमेट वाला रेडी है, ठीक है। तो ये आपको दोनों याद कर लेने, इजी क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है, या फिर 2 बार तो क्या, 2013 का सवाल है। ये रहा राजस्थान बोर्ड में 1 नंबर का सवाल है बेटा, है ना। आगे देखते हैं बेटा, आगे थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, Ti आयन इज कलरलेस। Ti मतलब टाइटेनियम की बात चल रही है यहाँ पे, टाइटेनियम थोड़ी होगा, यहाँ पर +4 आएगा ना, ये टाइप नहीं है इसमें, मैं इसको करेक्ट करवा दूंगा PDF में, या मैं ही कर दूंगा अभी, ठीक है। तो यहाँ पर आगे हम ध्यान देंगे,
सो यहाँ पर क्या है, Ti+4 जो है वो कलरलेस होता है। अब उसकी बात चल रही है, उसका कारण देना है। देखो कलर जो होते हैं डी ब्लॉक में वो दो कारणों से आते हैं। वो कितने कारणों से आएंगे, दो कारणों से आएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको नीचे ले जाता हूँ थोड़ा सा, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ, कलर इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, ध्यान से देखेंगे, ये दो कारणों से आते हैं। सबसे पहला जो कारण होता है बेटा वो बहुत ही सिंपल कारण है आपका, डी ट्रांजिशन यानी डी संक्रमण। इसको हम बोलते हैं डी संक्रमण यानी डी ट्रांजिशन होता है। दूसरा जो होता है वो होता है बेटा चार्ज ट्रांसफर, चार्ज ट्रांसफर यानी आवेश स्थानांतरण। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे एक और चीज़ याद करने लायक आ चुकी है, डी संक्रमण और चार्ज ट्रांसफर। अब देखो जब भी आयन की बात की जाएगी तो आप हमेशा, आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधा सीधा Ti+4 जो है, हम इसका क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम इसका विन्यास लिख लेंगे यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम इसका क्या लिख लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो टाइटेनियम कितने पे आता है बताओ भाई, साइंस टीचर, टाइटेनियम यानी 22 पे आता है बेटा, टाइटेनियम आर्मी, है ना, याद होगा ये तो आप जानते हो आई थिंक सब लोग। वेल डन, यहाँ ध्यान देते हैं। अब इसका हम विन्यास लिखेंगे, सबसे पहले टाइटेनियम जो है, उसके बाद मैंने लिखा आर्गन। आर्गन का मतलब हो गया 18 इलेक्ट्रॉन मैंने ये कर दिया, मेरे को 4 भरने हैं। सबसे पहले एस में आएंगे बेटा 2 आएंगे, बचे हुए कहाँ आए बेटा 2 इसमें आ गए, 4s2 3d2, 22 हो गए बेटा, 18 और 4 22। ओके, ध्यान से सुनना, अगर डी में मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स हैं, डी में आपके बेटा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उस केस में यहाँ पे वापस मैं ध्यान से बोल रहा हूँ, वापस सुन लीजिए, उस केस में आपके यहाँ पर ये कलर शो करेगा। लेकिन अगर अयुग्मित नहीं है, क्योंकि देखो ये तो, सॉरी इसको मैं कहाँ गया, ये रहा, ये जो हमने लिखा ये Ti का है, अगर मैं Ti+4 का लिखूंगा सो व्हाट विल बी, वो सीधा आर्गन ही हो गया, क्योंकि ये दोनों तो क्या हो गए बेटा, लेफ्ट कर गए, बाहर निकल गए ना 4 इलेक्ट्रॉन। तो जब 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, ऐसे केस में क्या होगा, हमारे पास किसी भी प्रकार के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उस केस में हमारे पास डी संक्रमण नहीं हो सकता, यानी हमारे से यहाँ पर डी ट्रांजिशन नहीं होगा, तो वहाँ पे कलर भी शो नहीं होगा। क्या ये चीज़ समझ में आ गई? यानी अगर सर युग्मित हैं तो ही कलर शो होगा, बिल्कुल बेटा, लेकिन अगर अयुग्मित हैं तो शो हो ऐसी कोई मतलब, सॉरी युग्मित होगा तो कलर शो नहीं होगा और अयुग्मित होगा तो कलर शो हो जाएगा। यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी सारे के सारे पेयर्ड है, कंप्लीटली पेयर्ड है, तो डी ट्रांजिशन होने का कोई चांस नहीं बनता। अगर डी ट्रांजिशन होने का कोई चांस नहीं बनता तो ऐसे केस में बेटा आपका कलर भी शो नहीं हो सकता। क्या चीज़ समझ में आ गई? बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन था इसका। आगे ध्यान देते हैं, इधर सिल्वर की बात चल रही है यहाँ पे Ag। तो Ag जो है यहाँ लिख कर दिया है, ये इसके पास डी ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ है, ये फर्स्ट डेफिनेशन पे आ गया, उसकी ग्राउंड स्टेट पे, उसकी जो क्या बोलते हैं सामान्य अवस्था है उसमें उसका डी जो है वो पूरा भरा हुआ है। इवन एक मिनट इसको सही कर लूँ, हाँ, इवन देन इट इज़ अ ट्रांजिशन एलिमेंट। उसका डी जो है वो पूरा भरा हुआ है, लेकिन फिर भी वो एक मैं बात करूँ तो क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, ट्रांजिशन को संक्रमण तत्व है। अब इसका जवाब क्या है? इसका जवाब बहुत सिंपल है, इसका जवाब बहुत ही आसान है। सर ग्राउंड में अगर वो पूरा भरा हुआ है तो आप ये चेक कीजिए क्या उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स में वो पूरा भरा हुआ है। सर अगर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में वो पूरा भरा हुआ है तब तो वो हो सकता है कि भाई मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा हम चेक करेंगे तो
देखिए Ag जो है बेटा वो +1 और +2 की स्टेट दिखाता है। Ag शोज द +1 एंड +2 स्टेट, और इसीलिए क्या होता है जो इसका कॉन्फ़िगरेशन है वो हो जाता है बेटा 5s1 4d10, 5s1 4d10 हो जाता है। और जैसे ही मान लो ये +1 स्टेट दिखाएगा तो उस केस में इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 5s0 4d10। ये कब है बेटा, जब इसने कौन सी स्टेट दिखाई है, Ag +1, और ये है Ag का। और जब हम इसको +2 स्टेट में ले जाते हैं देन इट विल बी 5s0 4d9। ये लो सर, हो गया काम। हमें तो एक ही मतलब एक मौका चाहिए था कि डी जो है वो अधूरा भरा हुआ हो, बस एक मौका मिला और हमारा काम हो गया। क्या चीज़ समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। चलो बहुत शाबाश, आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ने का ध्यान देंगे इधर। यहाँ ध्यान देते हैं, ये रहा। तो ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। आगे ध्यान देते हैं एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन है ना। आरबीसी 2014 में ये क्वेश्चन आपके आ चुका है राजस्थान बोर्ड में। ये कंबाइन क्वेश्चन आया था 3 नंबर का, हम इसको देखेंगे यहाँ पे। एक्टिनोइड का हिंदी में भी एक्टिनोइड ही बोलते हैं, एक्टिनोइड, ठीक है। संकुचन या आकुंचन भी कहते हैं इनको, संकुचन या आकुंचन। मतलब क्या होता है, साइज छोटा होता जा रहा है। एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन यानी वो साइज क्या कर रहा है, रिड्यूस करे जा रहा है समय के साथ। और वो ऐसा क्यों हो रहा है वो समझते हैं। एक्टिनोइड वाले जो होते हैं, ध्यान से देखेंगे, हम एक्टिनोइड की बात कर रहे हैं। एक्टिनोइड जो होते हैं वो आपके यहाँ पाए जाएंगे बेटा, सीरियम के बाद वाले। सॉरी, सीरियम जो है वो लैंथेनम में आ जाता है, ठीक है। उसके नीचे आपके एफ ब्लॉक में जो आ जाते हैं वो आपके क्या हो जाते हैं, नीचे वाली जो श्रेणी होती है उनको हम बोलते हैं एक्टिनोइड्स वाली कैटेगरी में भाग देते हैं, ठीक है। 14 तत्व होते हैं दोनों में। सो यहाँ पर एक्टिनोइड्स कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है, उसका कारण बहुत सिंपल है। सिंपल रीजन। अब ये का यही कारण है, ऐसा कैसा आप लेंथेनोड पे भी चिपका के आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। लेंथेनोड आकुंचन भी है, आगे आएगा, बहुत ही मतलब हॉट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, लेंथेनोड और ये इसका संकुचन। होता क्या है, ध्यान से देखना, ये हमारा न्यूक्लियस दैट इज़ प्लस चार्ज। मैं भी सिंपलर डेफिनेशन में समझाने की कोशिश करूँगा, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा। सिंपली ये जो होता है इसको मैंने मान लिया अपनी 4F श्रेणी, इसको मैंने माना 4F। 4F के बाहर जो है आपका यहाँ पर आता है ये रहा, इसको मैंने माना 5D। एंड देन द लास्ट एंड आउटर मोस्ट शेल इज हियर, सबसे बाहर वाला जो कोश होता है वो होता है बेटा आपका 6S। ये कुछ ऐसे इनकी पेरीफेरी रहती है ना, मतलब आउटस्कर्ट बाउंड्री रहती है। होता ये कि आने वाले आखिरी इलेक्ट्रॉन को क्या करना होता है, उसको लगता है कि मुझे तो 4F में पहुंचना है या मान लो 5D में पहुंचना है। मैं दोनों को एक साथ ही कवर अप करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे ध्यान से सुनना, जो ये आउटर मोस्ट ये वाला एक क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। ये जब चल के आएगा, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ये देखिए, ठीक है, इजी रहेगा आपके लिए। इसको मैं 20 ले आता हूँ, ये ओके। अब देखो इधर सही दिख रहा है, ठीक है। सो आउटर मोस्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसको जब आना होता है तो वो चलता चलता आता है, उसको लगता है मुझे 6S में उतरना है बाहर। ध्यान से, ये बहुत ही कोई बच्चा भी बता देगा कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी ये थोड़ी ज़्यादा होगी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी थोड़ी कम होगी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ख़त्म होगी ठीक है, इजी है। सो यहाँ पर आगे हम ध्यान देंगे तो क्या क्या देखने को मिलता है हमें यहाँ पे, कि आने वाले इलेक्ट्रॉन को ये लगता है कि वो 6S में आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में उसको 6S में नहीं पहुँचना, ठीक है। अगर वो डी श्रेणी का व्यक्ति है तो वो आएगा बेटा 5D के अंदर उतरेगा। जब वो 5D में उतर रहा है तो एक्चुअल में वो न्यूक्लियस के पास चला गया, अननोइंगली वो कहाँ चला गया,
न्यूक्लियस के पास में चला गया। तो न्यूक्लियस की पकड़ बहुत अच्छी है, न्यूक्लियस की पकड़ इस इलेक्ट्रॉन से क्या हो गई, बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई। क्यों अच्छी हुई सर, यहाँ पर ध्यान से सुनना, एफ जो होता है वो क्या करता है बेटा, पुअर शील्डिंग। एफ क्या करता है बेटा, पुअर शील्डिंग करता है। सो आप लिख के आ सकते हो ड्यू टू पुअर शील्डिंग, यानी पुअर शील्डिंग यानी खराब शील्डिंग, हिंदी में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। खराब शील्डिंग के कारण क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन प्रवेश करने वाला है, मान लो डी में प्रवेश कर रहा है, एफ में प्रवेश कर रहा है, उस पर मान लो डी में प्रवेश कर रहा है, अभी के लिए मैं डी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ये रहा। अगर इलेक्ट्रॉन डी में प्रवेश कर रहा है तो ऐसे केस में पुअर शील्डिंग होने के कारण नाभिक जो है यानी न्यूक्लियस जो है वो उसको अच्छे से खींच लेगा, वो खींच अच्छे से पाएगा, अच्छे से खींच पाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे हम लेफ़्ट से राइट जाते हैं बेटा, सारणी में हम कहाँ से कहाँ जाते हैं, लेफ़्ट से राइट जाते हैं, तो इधर से इधर बेटा z बढ़ता है, यानी परमाणु क्रमांक बढ़ जाता है। परमाणु क्रमांक बोले तो एटॉमिक नंबर क्या बढ़ जाता है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है। ठीक है, हाँ चलो इधर ध्यान देते हैं। अब एटॉमिक नंबर बढ़ने के कारण क्या हो जाता है, न्यूक्लियर का चार्ज बढ़ जाता है, नाभिक का आवेश बढ़ जाता है। नाभिक का क्या बढ़ जाएगा बेटा, आवेश बढ़ जाएगा। अब नाभिक की आवेश बढ़ जाएगा तो उसके कारण क्या होगा, आकर्षण बल बढ़ेगा, प्रभावी नाभिक की आवेश बढ़ जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ जाएगा तो इसमें ऐसे केस में क्या होना शुरू करेगा, ये कैमरा सही कर लेता हूँ, ऐसे केस में क्या होना शुरू करेगा बेटा, यहाँ पर नाभिक बहुत अच्छे से खींचेगा और इसकी वजह से जो आपकी रेडियस है, रेडियस बोले तो त्रिज्या, यानी त्रिज्या में क्या आना शुरू होगी बेटा, कमी। सो द स्टडी डिक्रीज इन द atomic radius of the element due to the entrance of electron in the penultimate shell, in the anti pen ultimate shell। ठीक है, एंटी पेन अल्टीमेट का मतलब, अल्टीमेट मतलब बाहर वाला, ठीक है, पेन अल्टीमेट का मतलब सेकंड लास्ट वाला, और एंटी पेन अल्टीमेट का मतलब हो गया थर्ड लास्ट वाला। तो अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो थर्ड लास्ट में प्रवेश कर रहा है, यानी इसको हम बोलते हैं अंत्य उपांत्य, अंत्य उपांत्य कक्षक, यानी सबसे थर्ड लास्ट वाले ना, आना उसको लास्ट में था, वो थर्ड में गया, जिंदगी की तलाश में हम मौत के करीब आ गए, और इसी चक्कर में इलेक्ट्रॉन नाभिक के बहुत क्लोज चल जाता है, और क्लोज जाने के कारण क्या कर लेता है बेटा, वो नाभिक से चिपक जाता है और रेडियस क्या कर जाती है हमारी, डिक्रीज कर जाती है। और इसी फिनोमिना को हम क्या बोल देते हैं बेटा, इसी घटना को, इसी परिघटना को हमने नाम दे दिया है एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, यानी एक्टिनॉइड संकुचन। ये एक्टिनॉइड में देखने को मिलेगा तो हम एक्टिनॉइड संकुचन बोल देंगे, ये अगर हमें लेंथेनॉइड में देखने को मिलेगा तो हम उसको लेंथेनॉइड संकुचन बोल देंगे। देख लीजिए, आपको नीचे यहाँ पे सवाल दिख जाएगा, ये रहा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, 2022 का सवाल है, लेटेस्ट क्वेश्चन, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है? ठीक है, पानी पी लेता हूँ थोड़ा। सॉरी, चलो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन मैंने यहाँ पे ले लिया है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में आप क्या लिखोगे, यहाँ पर मैं याद देखो, डिफरेंस ज़्यादा नहीं है इसमें। एक्टिनॉइड संकुचन में क्या होगा बेटा, आने वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो अंत्य उपांत्य कक्षक में आएगा, यानी एंटी पेन अल्टीमेट शेल में आएगा। ठीक है, और इसके बाद जो आपका लेंथेनॉइड वाला है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो है ना, इसको भी आप हिंदी में लेंथेनॉइड संकुचन या आकुचन कहते हैं। यहाँ पे आने वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ था बेटा, उपांत्य कक्षक में। यहाँ आने वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ था, उपांत्य कक्षक में आएगा। ठीक है, सो दैट इज़ द, यहाँ पे ये सिंपल सा हो गया। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। एक लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन मैंने समझा दिया है, ऊपर आपको अच्छे से समझा दिया, थोड़ा एक बार रिवाइज करके देख लीजिएगा। हेलो, ठीक है, यहाँ हम देखते हैं व्हाट आर इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, यानी इनको बोलते हैं अंतरकाशीय यौगिक, अंतरकाशीय यौगिक।
ठीक है। अब अंतरकाशीय यौगिक कौन से यौगिक होते हैं? जब क्या होता है डी ब्लॉक के तत्वों में क्या कर जाता है बेटा, डी ब्लॉक के जैसे मान लीजिए आपके ये बड़े बड़े इनके तत्व होते हैं, साइज इनका नॉर्मल मेटल से या जो नॉर्मल हमारे एल्कली अर्थ मेटल्स होते हैं उनसे थोड़ा बड़ा होता है, इसीलिए इनको हम एक उत्प्रेरक यानी कि कैटलिस्ट के तौर पे भी हम यहाँ पे काम में लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लगाया, ऐसे रहता है। अब अगर आप देखोगे तो इनमें हमें वॉइड्स देखने को मिल रहे हैं। वॉइड्स आपका सॉलिड स्टेट अगर पिछले साल था, राजस्थान बोर्ड में था, सीबीएसई में पिछले साल ही हट गया था, ठीक है, मतलब बोर्ड ने रिड्यूस कर दिया था पिछले साल ही, इस बार नहीं, इस बार सारे एनसीईआरटी ने कर दिया है, तो फिर पढ़ना तो है ही नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे ये जो खाली स्पेस दिख रहा है वॉइड्स, इनमें क्या करते हैं बेटा, इंटरस्टिशियल यानी अंतरकाशी, इस खाली जगहों पर वेकेंट स्पेस में, इस वेकेंट स्पेस में क्या होता है बेटा, स्मॉल एटम्स फंस जाते हैं, स्टक कर जाते हैं, फंस गए। कौन कौन सर कार्बन फंसता है, जैसे नाइट्रोजन फंस गया या हाइड्रोजन फंस गया, ऐसे लोग क्या कर जाते हैं, ऑक्सीजन, ये सब लोग क्या करते हैं, फंस जाते हैं। और जिसके कारण क्या होता है, एक नया मतलब एक, मैं कैसे समझाऊं इसको, एक उनके बीच में इंटरेक्शन पैदा होता है, एक अन्योन्य क्रिया होती है, ठीक है। यानी अच्छा यहाँ पे ध्यान रखना, छोटे तत्व और बड़े तत्वों के बीच की बात चल रही है, तो उनमें क्या होता है बेटा, एक अन्योन्य क्रिया, और वो अन्योन्य क्रिया के कारण क्या होता है, कहीं ना कहीं इनका जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स यानी अंतरकाशीय यौगिक जो है, इनका बॉन्ड थोड़ा मजबूत बनता है, और मजबूत बनने के साथ साथ क्या होता है, इनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे सवाल, कैलकुलेट द स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट फॉर M2+ एक्वस आयन Z बराबर 29। Z यानी परमाणु क्रमांक होता है। अब परमाणु क्रमांक ये रहा, यहाँ पे हम बात करते हैं, हम यहाँ पे Z हमें यहाँ पे कितना दिया है बेटा, 29 दिया है। अब Z अगर हमें 29 दे दिया गया है और उसके लिए हमें M2+ के लिए बेटा स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट यानी म्यू कैलकुलेट करना है, म्यू एस कैलकुलेट करना है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए बहुत इजी, सिंपल इजी सा फॉर्मूला आपको पता है, √n+2, यही होता है n+2, करेक्ट हूँ मैं, ठीक है। चलो आगे ध्यान देते हैं। यहाँ पे n क्या है सर, n जो होता है वो आपका होता है बेटा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यानी कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है उनकी यहाँ पे संख्या यहाँ पे पूछी जा रही है आपसे, ठीक है। सो यहाँ हम मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 29 पे कौन सा एलिमेंट आता है, विच एलिमेंट ऑन द 29 पे, जिसको नहीं पता बेटा, आपके कॉपर भाई साहब आते हैं, कॉपर जिंक है ना, जिंक 30 पे है, जिंक से जस्ट पहले कॉपर आता है Cu। तो यहाँ पर जब हम Cu लिखते हैं तो Cu जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है, ये कॉपर है, 29 पे आता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो होता है 4s1 3d10। ध्यान से रखिएगा, कई बच्चे जल्दीबाजी में 4s2 3d9 कर देते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, उसमें हो जाता है, कभी कभार हमसे भी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ आप ध्यान रखिए, ठंडे दिमाग से काम लीजिए, 4s1 3d10 आपका यहाँ पे मिल गया। अब इसने बोला Cu2+ निकालिए, तो Cu2+ जब हमने यहाँ पे लिखा, सो Cu2+ में क्या होगा, यहाँ पे 4s0 हो जाएगा और यहाँ पे 3d9 हो जाएगा, ओके। अब 3d9 जब हो चुका है तो अब हम इसमें चेक करेंगे कि अयुग्मित कितने। डी में हमें पता है बेटा 5 कक्षक होते हैं, 2 3 हो गए 5, देखो 5 बॉक्स दिख गए, 5 बॉक्स से दिखाते हैं। तो हम 9 इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे इसके अंदर, पहले 5 भरते हैं स्ट्रेट सीधे, फिर यूँ भरते हैं, 4 और भर देता हूँ। सो एक ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो एक है तो वैल्यू पुट करो, वैल्यू रखते हैं, तो म्यू एस बराबर n की वैल्यू 1 हुई, 1+2 हुई, ठीक है, तो √3 Bm लिख दो, बोहर मैग्नेट्रॉन, ठीक है। सो ये यूनिट हो गई आपकी बहुत सिंपल सी। यहाँ आगे ध्यान देते हैं, ये सवाल भी खत्म हुआ, √3 इज द आंसर हियर, ठीक है, 1.713 इसकी यही वैल्यू होती है, आप चेक कर लीजिएगा एक बार और। आगे ध्यान देते हैं, वाई जिंक इज़ नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, जिंक एक संक्रमण तत्व क्यों नहीं, बता चुका हूँ कि जिंक जो है वो अपनी सामान्य अवस्था में
या ऑक्सीकरण अवस्था में यानी ऑक्सीडेशन स्टेट में, किसी भी अवस्था में वो आपका वेकेंट डी ऑर्बिटल कैरी नहीं करता। उसके पास कौन नहीं है, वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है या अर्धपूरित डी कक्षक नहीं है, उनके पास अर्धपूरित डी कक्षक नहीं है। अब जब नहीं है तो ऐसे केस में क्या होगा बेटा, उसको हम ट्रांजिशन यानी संक्रमण तत्व की गिनती में नहीं गिनते। ये मैंने पहला क्वेश्चन था, हमारा ओपनिंग क्वेश्चन यहीं से है। और कमाल की बात है कि एनसीईआरटी का भी पहला क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होता है कि एक्सेप्शनल केस आ जाते हैं ना। ठीक है, आगे ना देते हैं, एक्सप्लेन कलर एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयंस। कलर और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की बात चल रही। कलर के लिए मैंने आपको 2 कारण बता दिए। सबसे पहला डी ट्रांजिशन, वो यही पूछ रहा है बार बार, कलर है ना, कॉम्प्लेक्स यानी संकुल बनाने की जो क्षमता है, संकुल बनाने की क्षमता, कॉम्प्लेक्स बनाने की जो कैपेसिटी है वो इतनी ज़्यादा क्यों है। इसका एक सिंपल सा कारण है सर, इसके पास क्या होते हैं, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। इनके पास क्या होते हैं, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, यानी खाली डी कक्षक। अब जब खाली डी कक्षक होते हैं तो संकुल कब बनता है यार, संकुल जब बनेगा जब उनके पास कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा। और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कब बनता है, जब आप देखो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड एक प्रकार की पार्टनरशिप है। यानी आप कैसे पार्टनर करते हो, आप अगले को बोलते हो कि भाई मैं आपको गोदाम के लिए जगह दे सकता हूँ, पैसा नहीं लगा सकता, जगह मेरी, आप गोदाम में माल डाल दो, हो गई पार्टनरशिप। कोवेलेंट बॉन्ड क्या करता है, कोवेलेंट बॉन्ड में आप एक्चुअल में क्या करते हो, आप बोलते हो चल दोनों मिलके पैसा लगाएंगे, यानी बराबर पार्टनरशिप है ना, बराबर हिस्सेदारी होगी, जैसे पुष्पा मूवी में वो दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पर आप अगर नोट करोगे तो जो कॉम्प्लेक्स है यानी संकुल बनाने की क्षमता है वो क्या होती है, वो ये होती है कि आप खाली जगह दे दोगे, आप कक्षक दे दोगे कि भाई भर ले तू इलेक्ट्रॉन ला, तू डोनेट कर, तू ही कर सारा। तो जब जो डोनेट करता है उसको हम लिगेंड बोलते हैं। सो एक्चुअली में इनकी क्या होती है, लिगेंड से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की क्षमता होती है और लिगेंड से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की क्षमता होती है। तो ये क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स इजीली बना सकते हैं। और इनके पास डी खाली है, जगह भी पड़ी अच्छी सी, तो ये बना लिया इन लोगों ने। और इसके बाद में जब हम सेकंड कारण जो है ये क्या करते हैं, कलर दिखाने का। एक तो डी ट्रांजिशन, दूसरा क्या है बताया मैंने, चार्ज ट्रांसफर। चार्ज ट्रांसफर कहाँ से करेगा, अरे लिगेंड आता है भाई, लिगेंड से चार्ज ट्रांसफर ये कर सकते हैं। ये सारा खेल किस में होता है, ट्रांजिशन तत्वों में इजीली देखने को मिलता है। इसलिए कलरफुल लोग होते हैं, रंगीले लोग होते हैं, मस्त एकदम ज़िंदगी मस्त जीते हैं अपनी। ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म्स इंटरस्टिशियल्स कंपाउंड गिव वन रीजन। भाई बहुत सिंपल है, उनके एटम्स जो हैं बहुत बड़े हैं, बता चुका हूँ फिर से। ये ऊपर देखो ये रहा, यहाँ पे बताया था, उनके एटम्स बड़े होते हैं, उनके बीच में वॉइड होता है, स्पेस खाली होता है। और जब स्पेस खाली होता है तो वहाँ वो छोटे एटम्स कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जैसे बच्चे फंस जाते हैं और फंस गए, और उसी को हमने इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बोल दिया। तो आप कारण क्या लिखोगे कि ड्यू टू द लार्जर साइज ऑफ एटम्स दे हैव अ वैकेंट स्पेस और दे हैव वॉइड बिटवीन देम। उनके बीच में वॉइड होता है, उनके बीच में खाली स्थान होता है, वहाँ पर छोटे परमाणु तत्व फंस जाते हैं। ओके, उसके बाद आप देखिए 9th, राइट द नेम ऑफ 2 मेटल्स विच यूज्ड इन मैक्सिमम कॉम्पोजिशन इन मिश्क मेटल। मिश्क मेटल में काम में आने वाले जो तत्व हैं उनका नाम लिखना है। तो बहुत इजी है, ठीक है। यहाँ पर सीला याद करना आपको, सीरियम एंड लैंथनम, ठीक है। सीरियम और लैंथनम है, इन दोनों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, हद से ज़्यादा, कुछ ज़्यादा ही होता है, ठीक है। AKL CE, CE क्या है सर, सीरियम है भाई, और La क्या है बेटा, लैंथनम है। मिश्क मेटल है ना, मतलब एक स्पार्किंग एजेंट में भी काम में आता है। मिश्क मेटल जो है वो आपके स्पार्किंग एजेंट में भी काम में आता है, ठीक है। ये एक अलॉय होता है। मिश्क मेटल क्या है बेटा, अलॉय है, यानी इसको हम हिंदी में बोलते हैं मिश्र धातु। ये एक मिश्र धातु बनाने के काम में आता है। मिश्र धातु क्या मतलब बनाते हैं, सीला, है ना। हम सीला से क्या बनाते हैं, हम सीला से मिश्क मेटल बनाते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ वेनेडियम +2। मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो V+2 है, वेनेडियम +2 की अवस्था आपको पूछी गई है। यहाँ पे आराम से आप बता सकते हैं, फॉर्मूला दिया हुआ आपको मैंने ऊपर बता दिया है। तो आप खुद ट्राई कीजिए एक आध फॉर्मूले, है ना, आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। ये ट्राई करके आप मुझे कमेंट कीजिए ये वाला क्वेश्चन। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ वेनेडियम +2। 2 नंबर का सवाल, अच्छा ये सॉरी 1 नंबर का, ये 2017 में पूछा गया था। 2017 तक के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, अब तक देख लिए हैं, और इजी सवाल ही है अब तक, ज़्यादा कुछ खास आया नहीं है। और मतलब खास तो है, खैर ये नंबर दिलाने में बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। ये स्कोरिंग ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जो है वो
फैक्चुअल हो जाती है कई बार 12th तक, है ना। फिर अच्छा यहाँ पे देखिए, ये तो मतलब मजाक ही कर दिया इन लोगों ने। राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम, देखो क्रोमियम एक थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस होता है, इसलिए इन्होंने पूछ लिया। तो आपको पता होना चाहिए क्रोमियम जो है भाई साहब वो कितने पे आते हैं, उनका क्रोमियम जो है वो 24 पे आते हैं, इन्होंने ये भी दे दिया। वो चाहता है कि आप गलती करो, इतना इतना आसान सवाल नहीं देते वो जान के, लेकिन वो देते क्यों है और इतना सब कुछ बता के देते क्यों है, ताकि आप गलती करो जो वो चाहते हैं। आप गलती क्या करोगे, आप लिखोगे आर्गन। 18 हो गए सर, मैंने 18 एक बार में कर दिए, 24 और करने हैं। आप जल्दीबाजी में क्या करोगे, 4:2, 6 और भरने थे, और 3D4। सर जल्दीबाजी में हो गया 6 कर दिए, लेकिन ये गलत है। ये आपका यहाँ पे क्या हो चुका है बेटा, गलत हो चुका है। इसको हम सही करेंगे, और सही करने के लिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, आप यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पर ध्यान रखिए एस हाफ फिल्ड होता है और डी भी हाफ फिल्ड होता है, ठीक है। दोनों हाफ फिल्ड हो गए, और हाफ फिल्ड होने के कारण ये क्या हो जाते हैं बेटा, स्टेबल हो जाते हैं। ये अपने आप को क्या कर लेते हैं, स्टेबलाइज कर लेते हैं, और स्टेबलाइज होने के कारण ये क्या करते हैं, मतलब क्रोमियम जो है वो अपना बच जाता है भाई साहब, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, आप इसका ध्यान रखिए। 1 नंबर का सवाल 2018 में ये सवाल पूछा गया था। आगे देखिए, एक ट्रांस यूरेनिक मेटल तत्व की बात कर रहा हूँ मैं बेटा, इनको हम परा यूरेनियम तत्व भी कहते हैं। इनको हिंदी में हम क्या बोलते हैं बेटा, परा यूरेनियम तत्व, ठीक है। परा यूरेनियम तत्व यानी वे तत्व, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट वो एलिमेंट्स होते हैं जो यूरेनियम के बाद आते हैं। यूरेनियम भाई साहब जो है वो 92 पे है, तो 92 के बाद आने वाले सारे लोग, जितने भी लोग आपको याद है, लॉरेंशियम हो गया, रदरफोर्डियम, बोहरियम, ये सब लोग कौन है, ये ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स है या तत्व हैं, ठीक है। और सबसे जो यूरेनियम के बाद एक जो फेमस व्यक्ति है वो है बेटा प्लूटोनियम। ये काफ़ी रेडियोएक्टिव तत्व होते हैं, ठीक है। प्लूटोनियम जो है वो आप देखोगे तो 94 पे और 92 पे अपना यूरेनियम आता है। तो ये आप ये एक प्लूटोनियम लिख के आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लोरेंशियम भी लिख के आ सकते हो 103 वाला, इतना तो आप याद करोगे ही करोगे। ओके, आगे ध्यान देते हैं। आगे ध्यान यहाँ पर हमारा है राइट जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनॉइड, यानी लैंथेनॉइड की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था लिखिए, तो डेट इज़ +3 में वो ज़्यादा क्या होता है, काफ़ी स्थायी देखने को पाए जाते हैं। तो उनकी सामान्य अवस्था जो है, स्टेबिलिटी जो है, वो इस ऑक्सीकरण अवस्था में हमें देखने को मिलती है, ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें देखने को मिलती है। सो +3 इज द स्टेबल और वी कैन से जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनॉइड। पैराग्राफ आ गया भाई, क्या बात है, कहाँ क्या, ये रहा। रीड द गिवन पैराग्राफ एंड गिव आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसको अपने काम करते हैं, लास्ट में लेंगे, वी विल टेक इट इन लास्ट, हम इसको लास्ट में लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 14 पे आ जाते हैं। देखो, वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड, फिर से वही सवाल बार बार। अरे भाई उनके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है, स्पेस बहुत ज़्यादा, तो हम किसी को बिठा लेंगे ना, छोटे एलिमेंट्स को बिठा लेंगे। बार बार सेम सवाल पूछे जा रहा है, बेवकूफ़ आदमी। चलो आगे ध्यान देते हैं। द एटॉमिक रेडियस ऑफ लैंथेनॉइड एलिमेंट डिक्रीज ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट जाने पे लैंथेनॉइड तत्वों की जो त्रिज्या है, रेडियस है, वो घट जाती है। एक्सप्लेन करना है। 1 नंबर का सवाल 2020 का सवाल है, एकदम हलवा सवाल है। कारण क्या है सर, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन सर क्या होता है ये, इसको हिंदी में बोलते हैं लैंथेनॉइड संकुचन। हम इसको बोलते हैं लैंथेनॉइड संकुचन, या आंकुचन भी बोलते हैं, आकुंचन भी इनको हम बोल सकते हैं, है ना। तो होता क्या है कि वही बात सर, आने वाला इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पेन अल्टीमेट शेल में आता है, और लेफ़्ट से राइट जाने पर जो हमारा इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, प्रभावी नाभिकीय आवेश ENC जो है, प्रभावी नाभिकीय आवेश जो है, ठीक है, वो बढ़ जाता है। और जब वो बढ़ जाता है तो आने वाला इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी सेकंड लास्ट में नहीं आ रहा, आने वाला इलेक्ट्रॉन सेकंड लास्ट में आ रहा है, तो उसको खींचना मेरे लिए बहुत आसान है। जब उसको खींचना मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो चुका है, तो ऐसे केस में साइज़ क्या करेगा, लेफ़्ट से राइट जाने पे डिक्रीज ही करेगा, घटेगा। अरे यार तुम ये सोचो, आने वाला इलेक्ट्रॉन घर के बाहर बैठना था, लेकिन वो घर के अंदर आ गया, तो तुम्हारी पकड़ अब उस पर अच्छी हुई या कमज़ोर हो गई, बहुत अच्छी हो गई सर, पास में रहा, तो आपके और उसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो रेडियस क्या कर जाएगी, घट जाएगी। और आप जैसे जैसे लेफ्ट से राइट बढ़ रहे हो तो आपका जो प्लस चार्ज है वो बढ़ता जा रहा है, प्लस चार्ज बढ़ते 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 क्या हुआ, बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया और एक इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता उसमें बढ़ गई। और बढ़ने के कारण दूसरा कारण आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, पुअर शील्डिंग, ENC बढ़ जाता है और शील्डिंग क्या हो जाती है, घटिया हो जाती है।
पुअर शील्ड। ओके, ये हमारा यहाँ पे 14 नंबर का क्वेश्चन भी खत्म। लास्ट 15 नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं, आगे है पेज अभी भी है। द मेटल शोइंग मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, इनमें से कौन सा तत्व है जो सबसे अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दिखा सकता है? ऑक्सीकरण अवस्था सबसे ज़्यादा दिखाने वाला व्यक्ति कौन है ये? तो निकल जो है +2 पे आ जाता है बेटा, Fe बेटा +2 है, +3 है। ओके, और वो यहाँ पर फेरेट आयंस भी दिखाता है बेटा, ध्यान से। फेरेट आयंस बहुत कम स्टेबल होते हैं लेकिन बनता है, फेरेट आयंस ज़रूर बनते हैं ना, ठीक है। Mn बहुत ही खूंखार आदमी है। Mn जो है भाई साहब वो मैग्नीशियम जो है +7 तक जाता है, +2 +3, तो द आंसर विल बी मैग्नीशियम नहीं, सॉरी मैग्नीज बोलना था मुझे। चलो आगे ध्यान देते हैं कुछ। अरे 3 ही बचे हैं, वो 2020 में आया था ना, 22 में आया था सॉरी। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय लेंथेनोड कॉन्ट्रैक्शन? भैया ये क्वेश्चन तो करके जाना, राजस्थान बोर्ड को तो इससे अलग ही प्रेम है, कुछ ज़्यादा ही प्रेम है। मतलब 2022 में भी सवाल पूछा गया, 15 में भी पूछा गया, ठीक है, बार बार पूछा जा रहा है, तैयार रहे। 23 में आया था या 23 में नहीं आया है, 24 में आने के चांस है बिल्कुल। 1.5 नंबर भाई, 2024 के लिए मोस्ट वांटेड क्वेश्चन लेंथेनोड कॉन्ट्रैक्शन, तैयार करके जाए किसी भी हाल में, चाहे नींद आ जाए लेकिन ये ना भूले। लेंथेनोड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, फिर बोल रहा हूँ, आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन पेन अल्टीमेट शेल में आता है और लेफ्ट से राइट जाने पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण उनके बीच की आकर्षण क्षमता बढ़ जाती है और पुअर शील्डिंग के कारण इलेक्ट्रॉन को अच्छे से खींचा जा सकता है, जिसकी वजह से लेंथेनोड में लेफ्ट से राइट जाने पे साइज जो है वो घट जाता है और ज़रूरत से ज़्यादा ही घट जाता है। हमने ये ट्रेंड हमने पढ़े थे बुक्स में, सो आप देखोगे उनमें ग्राफ में देखोगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर कर जाता है। 3D सीरीज का जो साइज़ है वही 4D का हो जाता है और वही 5D का हो जाता है, छोटे हो जाते हैं कुछ एक आध तो, ठीक है। तो वो क्यों होता है? लेंथेनोड कॉन्ट्रैक्शन के कारण होता है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 हिट लिस्ट क्वेश्चन है बेटा, इसको एनी हाउ करके ही जाए। क्वेश्चन नंबर 17 स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट m+2, ये हो चुका है बेटा 2022 में, ये पहले भी करा चुका हूँ। 29 वाला ये आपका कॉपर वाला है, इसका √3 आया था, आप प्लीज़ चेक कर लीजिए। मतलब कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें से पूछे जाने वाले। कैलकुलेट द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कॉपर 2+ आयन। देखो 2023 में कितना घटिया सवाल पूछा यार, देखा जाए ना तो एक्चुअल में 2022 का सवाल 2023 में उन्होंने रिपीट कर दिया है। राजस्थान बोर्ड ने 2022 का क्वेश्चन 2023 में रिपीट कर दिया। यहाँ उन्होंने M2+ एक्वा साइन बोल दिया, यहाँ पर उन्होंने Z दे दिया 29। अरे 29 में से कौन आता? कॉपर ही तो आता भाई, और कॉपर में से 2 इलेक्ट्रॉन जब निकाल दोगे तो वो यही तो बनेगा कॉपर 2+। सेम चीज़, वापस क्वेश्चन सेम फेंक दिया। मतलब बताओ, इतनी मेहनत भी नहीं कर रहे, मतलब मेहनत करी उन्होंने क्वेश्चन घुमाने की। गिव रीजन देख, जिंक, कैडमियम, मरकरी, ठीक है, Cn आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये संक्रमण तत्व नहीं है। क्यों नहीं है? इनका डी पूरा पूरा भरा है। अगर डी थोड़ा सा भी खाली हो किसी भी अवस्था में खाली हो, तो डेफिनेटली हम उसको क्या बोल सकते हैं? हम उसको संक्रमण तत्व यानी ट्रांजिशन एलिमेंट बोल सकते हैं। राइट द नेम्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ ब्रास। ब्रास एक बेटा अलॉय है, ठीक है। यहाँ पे ये कॉपर जिंक से बनता है ना, और दोनों के दोनों आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। मैंने आप पे यहाँ पे ध्यान से सुनना, मैंने आपको यहाँ पे ये नहीं बोला है कि संक्रमण तत्व हैं या ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, दे आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। वो क्या है? वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जी, हैं जी। चलो, क्या यहाँ तक चीज़ समझ में आई? क्लियर हूँ? 18, 17, 16 देखो, मतलब लेंथेनोइड वाला तो करके जाओ। वो मैग्नेटिक कॉपर से प्रेम लग रहा है, मुझे लग रहा है ये ना हो जाए कि 17 का सवाल वापस दे देगा राजस्थान बोर्ड। और ZNHG भी पिछली बार आ चुका है, तो मुझे लगता नहीं कि इस बार आएगा। इस बार कोई और सवाल आएगा, लेकिन लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन की काफ़ी भारी उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया कायम। चलो अब अपन वो देख लेते हैं एक बार। ये रहा पैराग्राफ, देखो पढ़ते हैं बेटा। द रेयर अर्थ, इस वाले को लूँगा, ये लेके देखते हैं। द रेयर दिख रहा है आपको? द रेयर अर्थ एलिमेंट ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स आर नॉन एज लेंथेनोइड। रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी कहते हैं इनको, बहुत कम आसानी से मिलते हैं, ये बहुत कम आसानी से, ठीक है, इसलिए रेयर अर्थ बोल देते हैं, कम मिलते हैं। दे हैव सेपरेट ब्लॉक इन पीरियोडिक टेबल, उनका पीरियोडिक टेबल में एक अलग से ही कमरा दिया गया है उन लोगों को, ठीक है, और अलग से सेपरेट कमरा ब्लॉक दिया गया है पीरियोडिक टेबल में।
द लेंथेनॉइड सीरीज कंसिस्ट ऑफ 14 एलिमेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम सीरियम, 58 से स्टार्ट होती है सीरियम, और लुटीशियम 71 तक जाती है। 14 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। और वो 14 एलिमेंट्स जो हैं सॉरी, ठीक है। चलो इधर ध्यान देते हैं। परसों फिजिक्स का पेपर है वैसे राजस्थान बोर्ड के बच्चों का, तो कोई बात नहीं, उसके बाद अपन वापस एक बार और देख लेंगे इनको, लेकिन हम कोशिश करेंगे सारे चैप्टर्स कवर करने की। फिलहाल इधर ध्यान देते हैं। ऑल लेंथेनॉइड्स जनरली एग्जिबिट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये सवाल ऊपर भी आ चुका है, फिर बोल रहा हूँ ये सवाल ऊपर भी आ चुका है। ये कॉमन सवाल है, बुक के पीछे के सवाल तो करके जाओ, कुछ भी हो जाएगा, कुछ ज़्यादा हो जाते हैं। आगे देखते हैं। इन एडिशन सम लेंथेनॉइड शो +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। कुछ लेंथेनॉइड जो है +2 और +4 के ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाते हैं, वही बात है। एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट राइट लेंथेनॉइड सीरीज देयर इज अ रेगुलर डिक्रीज इन साइज ऑफ एटम, दिस इज नॉन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। देयर आर मेनली इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन एज फॉर्म ऑफ मिश्क मेटल आ चुका है बेटा। प्रोडक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ जेट इंजन, जेट इंजन बनाने के लिए कुछ पार्ट्स में भी डी ब्लॉक के तत्वों का काम में लिया जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर हमने पढ़ लिया। अब क्वेश्चन देखते हैं। द बेसिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स ऑफ लेंथेनॉइड एलिमेंट्स डिक्रीजेस मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एक्सप्लेन। सेकंड क्वेश्चन आपका है राइट नेम ऑफ 2 लेंथेनॉइड एलिमेंट्स यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ मिश्क मेटल। फिर से वही सवाल बेटा, सेम क्वेश्चन। अभी मैं ये बताऊंगा बेस वाला। राइट नेम ऑफ 2 लेंथेनॉइड एलिमेंट्स यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ मिश्क मेटल। मिश्क मेटल बनाने के लिए बेटा सीला, सीरियम, एले, लेंथेनम, ओके। लेंथेनोड जो है वो डी ब्लॉक में, सॉरी डी ब्लॉक में तो आता है, लेकिन वो लेंथेनोड नहीं आता। लेंथेनोड का नाम लेंथेनम के पीछे पड़ा है, लेकिन लेंथेनम क्योंकि 57 नंबर पे आता है और 58 से सीरियम स्टार्ट हो जाता है, और उनके गुणों में क्या है बेटा, सिमिलैरिटी है, और उस सिमिलैरिटी के कारण ही हम लोग क्या करते हैं, उनको लेंथेनोड की जैसा ही मान लेते हैं। क्या चीज़ समझ में आ गई? आगे ध्यान देते हैं। राइट द नेम ऑफ 1 लेंथेनोड एलिमेंट्स एग्जिबिटिंग +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। कौन सा एलिमेंट है जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है? सर सी, सीला का सी। सीरियम ही है जो +4 की स्टेट तक शो कर जाता है, ठीक है। सीरियम +4 में आ जाता है। आगे देखते हैं। फिलहाल यही था हमारा आज का यहाँ तक का सफर। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है देखो, आप लेंथेनोड को कॉन्ट्रैक्शन वगैरह इन्हीं में से आ रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि आप इन क्वेश्चंस को खोना चाहोगे इतनी आसानी से, ठीक है। सो डोंट लेट द, मतलब आप ये ना सोचे कि पहले आ चुका तो न आया, हमने देखा अभी कॉपर वाला क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछा गया वापस। सो यही गेम है इन बोर्ड्स का। इजी राजस्थान बोर्ड है ना, इजी क्वेश्चंस कई बार दे देती है, और कई बार वो क्या करती है, उसी क्वेश्चन को घुमा के दे देती है, और हम तैयार करके नहीं जाते उस सवाल को। सो आपको उसके लिए तैयार रहना है, और हम अच्छे नंबरों के लिए आगे मेहनत करते रहेंगे, आगे भी आप लोग भी करते रहें। और आप बताइए मुझे, या मतलब कमेंट कीजिए आपको क्या समझ में आया, देन वी विल, हम उसको डिस्कस करेंगे। और कुछ दिन है बेटा, कुछ दिन की मेहनत है। और फिर से आप सभी को बहुत बहुत महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। पढ़ाई करते रहिए, ध्यान रखिए, टेक केयर, ठीक है। आप ध्यान